आदमी बस काले चिंपैंजी के अजीब हाथ के इशारे को देख रहा था, लेकिन उसकी यही बेवकूफी उस पर भारी पड़ने वाली थी। वो मूर्ख आदमी समझ नहीं पाया कि चिंपैंजी क्या कह रहा है और उल्टा उसे बियर दिखाकर बहकाने की कोशिश करने लगा। पर अगले ही सेकंड चिंपैंजी ने झटके से उसकी कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं, मानो आदमी की पूरी दुनिया वहीं खत्म कर देगी। अच्छा हुआ तभी तक जू का स्टाफ इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर दौड़ता हुआ आ गया। चिंपैंजी ने अनिच्छा से आदमी को छोड़ तो दिया, पर असली झटका अभी बाकी था। उसका मकसद हमला करना नहीं था। असल में वो चालाकी से उस आदमी की जेब में रखी फोल्डिंग नाइफ चुराना चाहती थी। रात गहराते ही पूरे जू में सन्नाटा फैल गया। चिंपैंजी ने चाकू को एक लकड़ी से बांधा और धीरे से पिंजरे की सलाखों के बाहर निकालकर एक हल्का सा ट्विस्ट दिया। ट्रर्रक लोहे का गेट बड़ी आसानी से खुल गया और वो बिना आवाज किए बाहर निकल आई। फिर वो सीधे दिन वाले एक्टिविटी एरिया पहुंची, जहां एक अलग से बंद में बंद सबसे शक्तिशाली ब्लैक गोरिल्ला कैद था। उसने बिना समय गंवाए उसका गेट भी खोल दिया। कुछ ही देर में वह उस गोरिल्ला की भरोसेमंद साथी बन गई और उसकी धमक के नीचे पूरे जू के सभी चिंपैंजियों को उसने अपने अधीन कर लिया। लेकिन उसे अभी और चाहिए था। एक दिन फ्री रन के दौरान उसने देखा कि एक स्टाफ दरवाजे का पासवर्ड लॉक खोल रहा है। वो चुपचाप पीछे खड़ी पूरी सीक्वेंस याद करती रही। रात होते ही वह फिर से बाहर निकली और बिल्कुल सही पासवर्ड डालकर स्टाफ कॉरिडोर तक पहुंच गई। वहां से चढ़ते चढ़ते जू की छत पर पहुंची और पूरी सुरक्षा को चकमा देकर बाहर निकल गई। लेकिन वह भागने नहीं जा रही थी। उसका असली लक्ष्य था अपने पुराने मालिक दाशान का घर। वहां कोने में रखा फ्रिज खोलते ही उसे वही चीज मिली जिसकी उसे तलाश थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड न्यूरोटॉक्सिन, जो बंदरों में तेजी से विकास शुरू कर देता है। वहीं से वह सारे वायरस सैंपल उठाकर दोबारा जू लौट आई। रात होते ही बाकी चिंपैंजियों के सोने का इंतजार किया और चुपचाप सभी के बीच वायरस फैला दिया। सुबह जब स्टाफ आया, उसने सिर्फ इतना देखा कि आज सारे बंदर असामान्य रूप से शांत थे और हर एक की पुतलियां हरी हो चुकी थीं। चिंपैंजी कैसर दरवाजे पर बैठकर एक एक की आंखें चेक करती जा रही थी। हरी आंखें, पास बाकी सब रुक और उसकी खुद की हरी पुतलियां पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। यह देखकर जू का डायरेक्टर भी चकित था, पर उसे लगा आखिर बंदर हैं, कर भी क्या सकते हैं। रात को सब अपने अपने पिंजरे में लौट गए, लेकिन एक स्टाफ ने देखा कि कैसर बाहर खड़ी है, अंदर नहीं जा रही। वो तुरंत एक और स्टाफ को बंदूक लेकर बुलाता है। उन्हें शक हो चुका था। जैसे ही वे बिजली का डंडा लेकर उसे अंदर धकेलने आए, कैसर ने डंडा वहीं पकड़ लिया। अगले ही पल जो हुआ, उसने दोनों स्टाफ और पिंजरों में बंद सभी बंदरों को स्तब्ध कर दिया। कैसर ने बिना हिचकिचाए एक मुक्का मारा और स्टाफ धराशायी हो गया। वह उसे घसीटकर पिंजरे में बंद कर देती है और बाकी सारे बंदरों को आजाद कर देती है। इसी दौरान दूसरा स्टाफ गलती से गलत दरवाजा खोल बैठा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं और सारे गुस्से से भरे चिंपैंजी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर खड़े उस आदमी को बंदरों ने एक छटके में नीचे घसीट लिया और अगली ही सेकंड चारों तरफ से घेरकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। अच्छा हुआ कि उसी वक्त कैसर पहुंचा, नहीं तो वो स्टाफ वहीं मारा जाता। लेकिन कैसर ने उसे छोड़ने का इरादा भी नहीं किया। उसे बचाने के बाद उसने उसे भी बाकी की तरह लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। इसी दौरान एक और स्टाफ उठ जाता है। वो इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर दौड़ने ही वाला था कि कैसर ने सामने रखी हाई प्रेशर वाटर गन उठा ली और एक ही फायर में उस आदमी को बिजली समेत पीछे फेंक दिया। झटका इतना जोरदार था कि वो वहीं करंट से मर गया। यही वो पल था जब कैसर को समझ आया कि हालात खराब हो चुके हैं। उसे पता था अगर इंसान यहां हो रही इस बदलती हरकत को देख लेंगे तो वो और उसकी पूरी जाति फिर से प्रयोगशाला के नमूने बन जाएंगे। इसलिए बिना देर किए उसने सभी बंदरों को इशारा किया और पूरी टोली ने मिलकर जू की कांच की बड़ी गुंबदनुमा छत तोड़ दी और फिर किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर न देखते हुए सीधे शहर की ओर भागना शुरू कर दिया। शहर में घुसते ही बंदर अलग अलग टीमों में बंट गए। हर पार्क में जाना, हर पिंजरे को खोलना और हर कैद बंदर को आजाद करना। जैसे ही नए बंदर निकलते, वो पास की लोहे की मोटी रोड खींचते और तुरंत कैसर की सेना में शामिल हो जाते। लेकिन एक घायल बंदर पीछे रह गया और इंसानी सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया। वो उसे गाड़ी में डालकर ले जाने लगे ही थे कि कैसर और उसकी पूरी सेना ऊपर की इमारत पर खड़ी दिखती है। कैसर के हाथ में एक मोटी लोहे की भाला सी रॉड आती है और वो उसे पूरे जोर से कार की तरफ फेंकता है। रॉड कार के इंजन को चीर कर निकल जाती है। उसी वक्त पीछे से एक बंदर कार का दरवाजा उखाड़ फेंकता है और घायल साथी को बचा लेता है। लेकिन कैसर जानता था ये लड़ाई में उलझने का वक्त नहीं है। उसे पूरी जाति को बचाना था। वो सभी बंदरों को लेकर पास की इलेक्ट्रिक ट्राम पर चढ़ जाता है और वहां से सीधे गोल्डन गेट ब्रिज की ओर बढ़ निकलता है। पर आधे रास्ते में ही पुलिस ने आगे और पीछे दोनों ओर से रास्ता बंद कर दिए हुए कैसर ने तुरंत दिमाग लगाया। वन आइड बंदर ने बिना एक सेकंड गंवाए सीधे उड़ता हुआ एक जबरदस्त किक दे मारी। अगले ही पल पूरा हेलीकॉप्टर जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरता चला गया और सीधा गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे सफेद लहरों में समा गया। यह देखकर कैसर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया।
वो तुरंत अपनी पूरी बंदर सेना को इकट्ठा करता है और सब मिलकर पुल की आखिरी बैरियर को तोड़ते हुए पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनके सामने अब था रेडवुड का घना जंगल, जहां इंसानों के न कोई पिंजरे, न कोई चाबुक, न कोई जंजीर। पूरा दल गोल्डन गेट पार करता हुआ सीधे उस विशाल लाल लकड़ी वाले जंगल में दाखिल हो जाता है और पहली बार उन सभी को अपनी असली बेरोक टोक आजादी मिलती है। कैसर सबसे आगे खड़ा था, जंगल की तरफ देखते हुए, और उसकी हरी आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, आज से हमारी दुनिया अलग और आजाद। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम मिलेंगे अगली कहानी में।